नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में एक महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में एक महिला को कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है बी, 300 किलो कैलोरी। 300 किलो कैलोरी। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को कितनी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितने अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 10 ग्राम प्रतिदिन। 10 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है बी, 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन। 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में नहीं दी जाती है। इसका आंसर है सी, रूबेला। सी, रूबेला। लोकिया एल्बा का रंग कैसा होता है। लोकिया एल्बा का रंग कैसा होता है। इसका आंसर है डी, पीला सफ़ेद। पीला सफ़ेद। लोकिया एल्बा डिलीवरी के बाद यूट्रस से निकलने वाले एक वजाइनल डिस्चार्ज का प्रकार है। ये कई हफ्तों तक डिस्चार्ज होता रहता है। डिलीवरी के बाद पहले 5 से 6 दिनों में डिस्चार्ज की औसत मात्रा लगभग कितनी होती है। डिलीवरी के बाद पहले 5 से 6 दिनों में डिस्चार्ज की औसत मात्रा लगभग कितनी होती है। इसका आंसर है बी, 250 ml। ब्रेस्ट टिश्यू का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। ब्रेस्ट टिश्यू का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। इसका आंसर है सी, मेस्टाइटिस। सी, मेस्टाइटिस। ये अक्सर उन महिलाओं को होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। वह प्रोसीजर जिसके द्वारा प्लेसेंटल साइट पर सरफेस एरिया में कमी हो जाती है, जिससे प्लेसेंटा के अलग होने में मदद होती है, उस प्रोसीजर को रिट्रैक्शन कहते हैं। इसका आंसर है डी, रिट्रैक्शन। डिलीवरी के बाद पहले 2 सप्ताह में होने वाले वजाइनल डिस्चार्ज को क्या कहा जाता है। डिलीवरी के बाद पहले 2 सप्ताह में होने वाले वजाइनल डिस्चार्ज को क्या कहते हैं। इसका आंसर है बी, लोकिया। बी, लोकिया। भारत में कौन सा कैंसर महिलाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा रीज़न है। भारत में कौन सा कैंसर महिलाओं में मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है, मुख्य रीज़न है। इसका आंसर है ए, स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। पोस्टीरियल फोंटेनेल पर कुल कितने सूचर जुड़ते हैं। पोस्टीरियल फोंटेनेल पर कुल कितने सूचर जुड़ते हैं। इसका आंसर है बी, 3। पोस्टीरियल फोंटेनेल पर कुल 3 सूचर जुड़ते हैं। फेस प्रेजेंटेशन के दौरान सिर का एटीट्यूड कैसा होगा। फेस प्रेजेंटेशन के दौरान सिर का एटीट्यूड कैसा होगा। इसका आंसर है ए, फ्लेक्शन। ए, फ्लेक्शन। फेस प्रेजेंटेशन के दौरान बच्चे का सिर पूरी तरीके से मुड़ा हुआ होता है पीछे की ओर, जिससे बच्चे का चेहरा सबसे पहले जन्मनाल में आता है। ये एक अब नॉर्मल पोजीशन है। लॉन्गिट्यूडाइनल स्यूचर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। लॉन्गिट्यूडाइनल स्यूचर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है ए, सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर। लॉन्गिट्यूडाइनल सूचर मानव खोपड़ी में पाए जाने वाला एक रेशेदार जॉइंट है, जिसे सेजाइटल सूचर भी कहा जाता है। फीटल स्कल में सूचर लाइन में उपस्थित चौड़ी जगह वाइड गैप को क्या कहते हैं। फीटल स्कल में सूचर लाइन में उपस्थित एक चौड़ी जगह होती है, वाइड गैप होता है, उसे क्या कहा जाता है। आपने छोटे बच्चों के सर के ऊपर एक गड्ढा सा देखा होगा, छोटा सा खाली खाली सा, उसको फ्रंटनल कहते हैं। कौन सी संरचना ब्रेगमा के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी संरचना ब्रेगमा के नाम से भी जानी जाती है। इसका आंसर है ए, एंटीरियल फ्रंटनल। एंटीरियल फ्रंटनल। ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान सिर का एटीट्यूड कैसा होगा। ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान सिर का एटीट्यूड कैसा होगा। यह एक अब नॉर्मल पोजीशन है, जिसमें बच्चे का माथा व आईब्रो सबसे पहले जन्मनाल में आती हैं। इसमें नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर इसमें
सिजेरियन सेक्शन ही होता है। इसका आंसर है डी, पार्शियल एक्सटेंशन। पार्शियल एक्सटेंशन। प्रोस्टीरियल फ्रंटनेल को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रोस्टीरियल फ्रंटनेल को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है बी, लैम्डा। इसका आंसर है लैम्डा। एंटीरियल फ्रंटनेल कब बंद होती है? एंटीरियल फ्रंटनेल कब बंद होती है? इसका आंसर है बी, जन्म के 18 महीने बाद। जन्म के 18 महीने बाद। पीपीएच का कॉमनेस्ट कॉज क्या है? पीपीएच का कॉमनेस्ट कॉज क्या है? इसका आंसर है ए, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। ए, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल हाइपरटेंशन का एक लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल हाइपरटेंशन का एक लक्षण है? इसका आंसर है बी, उल्टी में रक्त आना। उल्टी में ब्लड का आना, हेमाटेमेसिस। हेमाटेमेसिस। एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के पलंग की चादरों को डिसइंफेक्टेड करने के लिए अच्छा सोल्यूशन कौन सा है? एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के पलंग की चादरों को डिसइंफेक्टेड करने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? इसका आंसर है डी, सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्रॉस इन्फेक्शन रोकने की सबसे सरल विधि क्या है? क्रॉस इन्फेक्शन रोकने की सबसे सरल विधि क्या है? इसका आंसर है सी, हैंड वॉशिंग, हाथ को धोना। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है? इसका आंसर है बी, नॉर्मल सलाइन। ए बी, नॉर्मल सलाइन। एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी अधिक मात्रा पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस कहलाता है? एमनियोटिक फ्लूइड का 2000 ml से ज़्यादा होना पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस कहलाता है। इसका आंसर है सी, 2000 ml से ज़्यादा होना। एमनियोटिक फ्लूइड की ज़्यादा मात्रा पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस कहलाती है। यदि ट्रम्प पर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो इस अवस्था को ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस कहा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिलीवरी के समय एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी मात्रा कम हो जाती है जिससे ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस की स्थिति आ जाती है। इसका आंसर है डी, 200 ml। 200 ml से कम एमनियोटिक फ्लूइड ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस कहलाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है? एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा प्रेगनेंसी के दौरान कितनी होती है? इसका आंसर है बी, 700 से 1000 ml। 700 से 1000 ml। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 1000 ml है। यूट्रस का वेट ट्रम्प पर कितना होता है? यूट्रस का वेट ट्रम्प पर कितना होता है? इसका आंसर है डी, 500 से 1000 ग्राम। 500 से 1000 ग्राम। लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा होना क्या कहलाता है? लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का ज्यादा होना क्या कहलाता है? इसका आंसर है सी, हाइपरटोनिया। सी, हाइपरटोनिया। बच्चे के जन्म के बाद फोरामेन ओवल बंद हो जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है जन्म से पहले तो उसके दिल में एक छोटा सा छेद होता है, उस छेद को फोरामेन ओवल कहा जाता है। ये छेद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो फेफड़ों से सांस नहीं लेता है और ये छेद ब्लड को दिल के अंदर पूरी तरीके से घुमाने में मदद करता है और बच्चे के जन्म के बाद ये फोरामेन ओवल अपने आप ही बंद हो जाता है। तो क्वेश्चन यह पूछ रहा है जो फोरामेन ओवल बंद हुआ है उस जगह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डी, फोसा ओवलिस। फोसा ओवलिस। एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस का शेप कैसा होता है? एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस का शेप कैसा होता है? इसका आंसर है बी, नाशपाती के आकार का। नाशपाती के आकार का होता है। ट्रम्प के समय ब्लीडिंग का क्या कारण है? लेबर के समय ब्लीडिंग का क्या कारण है? इसका आंसर है ए, एब्रेप्टो प्लेसेंटा। एब्रेप्टो प्लेसेंटा। सर्विक्स का इंसेफ्टमेंट का संकेत क्या है? सर्विक्स का इंसेफ्टमेंट का संकेत क्या है? इसका आंसर है बी, सर्विक्स का पतला होना। सर्विक्स का पतला होना। एक प्राइमरी मदर में नॉर्मली डिसेंट कितना होता है? एक प्राइमरी मदर में सामान्यतः नॉर्मली डिसेंट कितना होता है? 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा। 1.2 सेंटीमीटर पर घंटा। लेबर के दौरान ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा
मैंने पहले भी आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन बताया है। लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का ज़्यादा होना क्या कहलाता है?